हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल में भी हम देख रहे हैं भारत के जो हमारे परंपरागत कढ़ाई है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी इसकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें हमने सबसे पहले वाले दिन जो डिस्कस किया था, वो किया था आपके पंजाब की फुलकारी के बारे में। साथ ही साथ हमने बंगाल के कांथा की चर्चा की थी और हमने कश्मीर की कसीदा के बारे में पढ़ा था। हमने कश्मीर में जो हमारा एक प्रसिद्ध शॉल है पश्मीना शॉल, हमने उसके बारे में भी चर्चा किया था। जमावर शाल के बारे में भी चर्चा किया था। दारुखा शाल के बारे में भी चर्चा किया था। हमने कई प्रकार के शाल के बारे में चर्चा किया था। फिर जो हमने अगली कढ़ाई की बात की थी, उसमें आपके मणिपुर की कढ़ाई आ रही थी और हमने ये बताया था कि जो आपके मणिपुर में शीशे का काम किया जाता है, उसे आप अबला भारत के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जो श्वेत मलमल के वस्त्र के उपयोग से बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं टर्बन। किसके नाम से जानते हैं? टर्बन के नाम से। और जो मणिपुर की कढ़ाई में जो गोल वाले नमूने बनाए जाते हैं, उसे हम अकोबी के नाम से जानते हैं। फिर हमने चर्चा की थी चंबा के रुमाल के बारे में। चंबा की रुमाल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो आपकी प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में ही आपका चंबा का रुमाल बनाया जाता है। तो ये इतनी सारी चर्चा हमने कल की थी। साथ ही साथ हमने कसूती के बारे में भी चर्चा किया था। कसूती कहाँ की है? तो कर्नाटक की है, जिसमें आपके का अर्थ होता है हाथ। मतलब हमने का अर्थ बताया था हाथ, और सूती आपका सूती वस्त्र है, जिसका अर्थ ये हुआ कि आप कसूती पर हाथ से कढ़ाई करते हैं। ठीक। तो इतनी चर्चा, इतने आपके परंपरागत कढ़ाई की चर्चा अभी तक हो चुकी है। आपको हमने बताया था कि क्लासेस छोटी होने की वजह से हमें इसे 3 पार्ट में करना पड़ रहा है। और आज हमारी कढ़ाई की लास्ट क्लास है, जिसमें आज जो भी हमारी बची हुई कढ़ाई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की आपकी जो सबसे पहली कढ़ाई है, वो कहाँ की आती है? तो वो आते हैं आपके उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश कम लखनऊ की चिकनकारी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब आपको पता है लखनऊ तो है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो इसीलिए ये आपका उत्तर प्रदेश का तो है चिकनकारी, लेकिन फेमस किस नाम से है? तो लखनऊ की चिकनकारी के नाम से प्रसिद्ध है ये। आइए इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें हम जान लेते हैं, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में कहाँ की है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लखनऊ की चिकनकारी प्रसिद्ध है आपकी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए सदा से ही प्रसिद्ध रहा है। जो हमारा उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, ये चिकनकारी कढ़ाई के लिए आपका हमेशा से सदा से ही प्रसिद्ध रहा है। चिकनकारी कढ़ाई में शैडो का काम किया जाता है। जो ये चित्रकारी है, हमारे लखनऊ की चिकनकारी है, इसका वस्त्र सिर्फ भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि ये आपका विश्व भर में प्रसिद्ध है। और जो आपके चिकनकारी में काम किया जाता है, वो क्या होता है? वो होता है आपका शैडो काम होता है। चिकनकारी कढ़ाई बहुत ही सूक्ष्म, बारीक और कोमल होती है। ये अपनी बारीकी, अपनी कोमलता, अपनी सूक्ष्मता के वजह से जाना जाता है। पहले क्या होता था? पहले श्वेत मलमल के वस्त्र पर रेशमी धागे की कढ़ाई की जाती थी। मतलब जो पहले चिकनकारी थी लखनऊ की, उसमें जो है
आप सिर्फ श्वेत मलमल के कपड़े पर श्वेत रेशमी धागे से कढ़ाई करते थे। लेकिन आपको पता है कि आजकल क्या हो गया है, आजकल ये कढ़ाई अनेक वस्त्रों पर, जैसे आपका ये शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, नेट हो गया, वॉयल हो गया, इन सभी वस्त्रों पर की जाती है। आप इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों के जो सूती और रेशमी धागे हैं, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी का प्रयोग आप करते हैं। लेकिन जो पहले जो अपनी प्रसिद्धि का कारण है, वो आपका यही यही आपका श्वेत मलमल के वस्त्र पर श्वेत रेशमी धागे से जो कढ़ाई की जाती थी, यही आपकी सबसे प्रसिद्ध थी और यही वहाँ की परंपरागत कढ़ाई थी। ठीक? अब बदलाव हो रहे हैं, तो अब तमाम रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ अनेक प्रकार के कपड़ों का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब सिर्फ़ कॉटन के कपड़े पर ही नहीं, बल्कि जो आपके अदर कपड़े हैं, जो हमारे और वस्त्र हैं, उन पर भी इनका चिकनकारी के नमूने बनाए जाते हैं। ठीक? और चिकनकारी में मुख्यतः आप किस-किस टाँके का उपयोग करते हैं? तो जो आपका चिकनकारी है, चिकनकारी में मुख्यतः साटिन, स्टेम, मूरी, हेरिंगबोन टाँके का उपयोग किया जाता है। जो आप चिकनकारी में वस्त्रों पर जो टाँके प्रयोग में लाते हैं, वो कौन-कौन से हैं आपके? तो वो आपका हो जाता है साटिन, स्टेम, मूरी और हेरिंगबोन। ये टाँके आप उपयोग करते हैं किसमें? चिकनकारी में। बखिया और जो विभिन्न टाँकों हैं, इनकी मदद से आप नमूने को बनाते हैं। ठीक? जाली टाँकों से चिकनकारी का काम अधिकतर आप साड़ियों पर करते हैं, जो आपके अभी आप पढ़ेंगे जालीदार के बारे में। तो जो जालीदार टाँके होते हैं, इनसे आप चिकनकारी का काम सामान्यतः ज़्यादातर किस पर करते हैं? तो साड़ियों पर किए जाते हैं। इसके अलावा जो पुरुषों के लिए कुर्ते बनते हैं, जो टोपी बनती हैं, कफ बनते हैं, कॉलर बनते हैं, मेज़पोश बनते हैं, दुपट्टे बनते हैं, सलवार हो गया, कुर्ती हो गई, ब्लाउज़ हो गया, इन सभी पर आप क्या करते हैं? चिकनकारी की कढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो चिकनकारी है वो किस वस्त्र पर किस धागे से किया जाता था, तो पॉइंट को आप इस वाले नोट रखेंगे क्या? कि श्वेत मलमल के वस्त्र पर श्वेत रेशमी धागे से किया जाता था। ठीक? आप श्वेत मलमल के वस्त्र पर और श्वेत रेशमी धागे यानी कि सफेद जो मलमल का आपका कपड़ा होता था और जो आपका सफ़ेद रेशमी धागा होता था उससे कढ़ाई की जाती थी। कहने का मतलब जो आपकी पृष्ठभूमि थी वो सफ़ेद मलमल हुआ करती थी। जो हम उस पे नमूने काढ़ते थे मतलब जो हम उस पर कढ़ाई करते थे उसमें आप उसमें आप रेशमी सफ़ेद धागे का प्रयोग करते थे। लेकिन आपको ये भी पता है कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल और भी कपड़ों का उपयोग करके, रंग-बिरंगी धागों का उपयोग करके, इसमें आप सूती और रेशमी धागों का भी उपयोग करते हैं, जो कढ़ाई करते हैं। ठीक? और फिर जो ये रंग-बिरंगी कपड़े हैं, इनसे भी हम आजकल कढ़ाई करते हैं। चिकनकारी करने से पहले वस्त्र पर नमूने छाप लिए जाते हैं। जैसे कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जो कसूती के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि कसूती कढ़ाई में नमूने की कढ़ाई करने के लिए नमूनों को पहले हम वस्त्र पर नहीं छापते हैं, ठीक? लेकिन जो आपकी चिकनकारी है, चिकनकारी करने से पहले आप वस्त्र पर नमूने को ट्रेस करते हैं यानी कि छाप लेते हैं। नमूने प्राकृतिक स्रोत या फिर आपके घरेलू उपयोग की जो दैनिक वस्तुएँ हैं, उन पर आधारित हुआ करती थी। जैसे जैसे आपके घरेलू उपयोग में क्या आ गया? जैसे चावल का दाना हो गया, आपके प्राकृतिक स्रोत में आता है, गेहूँ की बाली हो गई, फूल हो गया, फल हो गया, फल में आप आम को प्रमुखता देंगे। पशु हो गए, पक्षी हो गए, पशु-पक्षी मतलब जो मोर, तोता ये सब हो गए, इन सभी के नमूने को हम छापते थे, ठीक? तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है लखनऊ के चिकनकारी के बारे में। साथ ही साथ हमें और क्या ध्यान रखना है?
तो जो चिकनकारी की कढ़ाई होती है, ये आपकी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो जो आपकी लखनऊ की चिकनकारी है, ये सामान्यतः आपकी मुख्यतः प्रमुख 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? अब ये 3 प्रकार की कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले हम चपटी बात करते हैं, जो हमारी चिकनकारी है, चिकनकारी की जो पहली कढ़ाई है, वो होती है चपटी। अब ये चपटी क्या होती है? तो जो चपटी कढ़ाई होती है उसमें बुखिया और कटाव कढ़ाई आपके चपटी आकार में आते हैं। मतलब अगर आपसे चपटी का प्रकार पूछा जाए तो जो आपका बुखिया और कटाव है, ये कढ़ाई आपके चपटी प्रकार के कढ़ाई होते हैं। ठीक? ये तो हमने देखा जो हमारी चपटी प्रकार की कढ़ाई है, हमने उसके बारे में चर्चा की। लेकिन हमें 3 कढ़ाई की बात करनी है, तो और 2 कौन-कौन से हैं हमारे? और 2 में आपका आता है दूसरा गाँठदार या फिर उभरी हुई कढ़ाई, जो गाँठदार होती है और उभरी हुई कढ़ाई होती है। तो गाँठदार और उभरी हुई कढ़ाई के अंतर्गत क्या-क्या आता है? तो वो आता है आपका मुर्गी और फंदा, ये दोनों आपके कहाँ आते हैं? तो ये दोनों आपके गाँठदार कढ़ाई के अंतर्गत आते हैं। वहीं हमने चपटी की बात में जब चपटी की बात की थी तो उसमें क्या-क्या देखा था? चपटी का मतलब समझ रहे हैं? चपटी का मतलब वही फ्लैट, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फ्लैट बोलते हैं। और जो आपका गाँठ होता है वो नॉटेड होता है। नॉट मतलब क्या होता है? गाँठ होता है। तो जो आपके गाँठदार कढ़ाई के अंतर्गत आता है वो है आपका मुर्गी और फंदा आता है। अब बात करते हैं जालीदार कढ़ाई की। तो जालीदार जो जाली की कढ़ाई है, जाली की कढ़ाई वाले धागे आप खींचकर कढ़ाई की मतलब खींचकर की कढ़ाई जैसे ही लगती हैं। लेकिन जाली बनाने की विधि आपकी अलग होती है और ये जो जाली बनाई जाती है, ये जाली भी आपकी कई प्रकार की होती है। जैसे जैसे आपका मद्रास जाली हो गया, कलकत्ता जाली हो गया, जो इन प्रकार की जाली होती हैं, ये बहुत ही जटिलता होती है इनको बनाने में, ठीक? तो हमने कौन-कौन से जाली की बात की? सॉरी, हमने कौन-कौन से कढ़ाई के प्रकार की बात की? तो हमने 3 कढ़ाई देखा। क्या? चपटी यानी कि फ्लैट, गाँठदार यानी कि नॉटेड और आपका जालीदार यानी कि नेटिंग, ठीक? फ्लैट में हमने क्या देखा? बुखिया और कटाव देखा। वहीं हमने गाँठदार में क्या देखा? तो हमने मुर्गी और फंदा देखा। जालीदार की बात की तो उसमें आपका मद्रासी और कलकत्ता जालीदार आ रहा था। ये आपका बहुत कठिन होता है बनाना। जो आपका बुखिया कढ़ाई है, यही आपका वास्तविक चिकनकारी है। ये बनाना बहुत इस कढ़ाई को बनाना बहुत ही जटिल काम होता है, बहुत मेहनत का काम होता है, ठीक? डिज़ाइन के कपड़े के उल्टी तरह हेरिंगबोन टाँके से काढ़ा जाता है, जो आपके सफ़ेद कपड़े की सीधी तरफ आपको अपारदर्शी दिखाई देता है। और डिज़ाइन में आप क्या बनाएँगे? तो आप फूल, पत्ती के किनारे इन पे आप सादी बखिया का प्रयोग करेंगे, छोटे-छोटे टाँके दिखाएँगे। ये जो कढ़ाई है, इस कढ़ाई की तुलना वर्तमान के जो शैडो वर्क हो रहा है, उसी से आप कर सकते हैं। और जो आपका कटाव है, कटाव कढ़ाई का प्रभाव आपको बुखिया कढ़ाई के समान ही दिखाई देता है। हमने कटाव और बुखिया को एक में ही रखा है, किसमें? तो वो है आपका चपटी में। चपटी में क्या आया आपका? चपटी में आपका बुखिया और कटाव आया। इन दोनों की बात हमने की चपटी में। वहीं आपके मुर्गी और फंदा का उपयोग डिज़ाइन में अनाज में क्या आ गया? अनाज में आपका आ गया चावल, गेहूँ, बाजरे इन जो सभी नमूने होते हैं, इनको काढ़ने के लिए आप इनका उपयोग करते हैं। किसका? मुर्गी और फंदा का। नमूने
प्रायः प्रतिदिन की जो साधारण वस्तुओं पर आधारित होते हैं, जो हम अपने घरेलू उपयोग में लाते हैं जिन वस्तुओं को, वही सब हमारे नमूने इसमें काढ़े जाते हैं। जैसे जैसे चावल का दाना हो गया, गेहूँ की बाली हो गई, आपने पहले ही देखा कि ये सारी चीज़ों का जो आपके फल-फूल हो गए, इन सारी चीज़ों का हम नमूनों पर ये सारे नमूने हम बनाते हैं। चिकनकारी के काम में साड़ियाँ, कुर्ते, सलवार, चुन्नी, मेज़पोश, रुमाल ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आजकल जो इस कढ़ाई में आप जो टाँके उपयोग कर रहे हैं वो है आपका हेरिंगबोन और शैडो वर्क का आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इस समय की जो आधुनिक युग की चिकनकारी है, इस ये उस सूक्ष्मता, कोमलता और बारीकी का इसमें अभाव होता है जो पहले हुआ करता था। हमने और भी देखा है क्या कि जो आपको कोमलता, जो सूक्ष्मता, जो बारीकी आपको पहले की कढ़ाई में मिलती थी, वो आपको आधुनिक युग के कढ़ाई में नहीं मिल पाती है। तो आपका ये प्रभाव इसमें भी देखने को मिलता है कि जो आधुनिक युग की मतलब जो वर्तमान समय की चिकनकारी है, उसमें वो सूक्ष्मता, वो कोमलता, वो बारीकी आपको नहीं देखने को मिलेगी, जो पहले मिला करती थी, ठीक? तो पहले में और आज में काफ़ी डिफ़रेंस हो गया है। आपको वो क्वालिटी अब नहीं मिल पाएगी, जो पहले मिला करती थी, ठीक? लेकिन लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो चिकनकारी है, वो किस वस्त्र पर और किस धागे से की जाती थी, तो आप ये नहीं बताएँगे कि रंग-बिरंगी शिफॉन, जॉर्जेट, नेट, वॉयल इन सब पर की जाती है। आपको ध्यान क्या होना चाहिए? ये आपको ध्यान होना चाहिए कि सफ़ेद मलमल के वस्त्र पर सफ़ेद रेशमी धागे से किया जाता था। आजकल कुछ भी हो रहा हो तो उससे हमें मतलब नहीं है। ये तो हम अपने जानने के लिए जान रहे हैं कि आजकल हमें वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। हमें वो सफ़ेद वस्त्र पर सफ़ेद रेशमी कपड़े से नहीं मिल पा रहा है। तो लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमें इसकी बारीकी, इसकी सूक्ष्मता, इसकी कोमलता इन सब के लिए ये प्रसिद्ध था और ये सफ़ेद मलमल के वस्त्र पर सफ़ेद रेशमी धागे से किया जाता था। तो इतना पॉइंट हमें लखनऊ की चिकनकारी के बारे में ध्यान रखना है। लखनऊ चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो लखनऊ की प्रसिद्ध है, ठीक? इतनी बातें हमने जानी लखनऊ के चिकनकारी के बारे में। अब जो अगली कढ़ाई है वो हमारी क्या होगी? वो आ जाएगी आपकी राजस्थान की कढ़ाई। वैसे आप लगे हाथ मुझे ये बता दीजिए कि जो हमने परंपरागत वस्त्र पढ़ा था, उसमें राजस्थान का परंपरागत वस्त्र कौन था? और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएँगे कि लखनऊ का यानी कि लखनऊ का नहीं, उत्तर प्रदेश का परंपरागत वस्त्र क्या था? ठीक? सॉरी आप लखनऊ मत बताइएगा क्योंकि हमने लखनऊ का परंपरागत वस्त्र नहीं पढ़ा था। आप मुझे ये बताइएगा उत्तर प्रदेश का कौन-सा परंपरागत वस्त्र प्रसिद्ध है और कहाँ का? ठीक? आप जो कढ़ाई पढ़ते हैं, जो आप कढ़ाई पढ़ रहे हों, वहाँ के जो आपके परंपरागत वस्त्र हैं, आप उसके बारे में एक बार कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। तो आज आपका 3 क्वेश्चन यहीं से बन गया। एक आप बताएँगे उत्तर प्रदेश का परंपरागत वस्त्र, दूसरा आप बताएँगे राजस्थान का परंपरागत, तीसरा अभी जो हम पढ़ने वाले हैं गुजरात की कढ़ाई के बारे में, तो आप मुझे बताएँगे कि गुजरात का परंपरागत वस्त्र कौन-सा है? और उसके अगर अन्य नाम हैं तो उसको भी आप बता दीजिएगा, ठीक? क्योंकि अभी हमने लास्ट वीक ही इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की कढ़ाई के बारे में। राजस्थान की कढ़ाई क्या है? कौन-सी है? थोड़ी-सी हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक? आइए हम देखते हैं थोड़ा-सा राजस्थान के बारे में। तो आपको पता है कि राजस्थान क्या है? राजस्थान इसके परंपरागत वस्त्र को आप बताएँगे। तो जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में आपको 3 प्रकार की कढ़ाई मिलती हैं। 3 प्रकार की कौन-कौन सी? सबसे पहले आपको मिलती है फोक कढ़ाई,
दूसरी आपको मिलती है धार्मिक कढ़ाई और तीसरी आपको मिलती है कोट कढ़ाई। अब ये अब ये आपका फ़ोक कढ़ाई के अंतर्गत क्या-क्या आता है? आपका धार्मिक कढ़ाई के अंतर्गत क्या-क्या आता है? और कोट कढ़ाई के अंतर्गत आपका क्या-क्या आता है? हमें उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक? तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, वो करेंगे आपके फ़ोक कढ़ाई के बारे में, ठीक? इसमें हमें 3 कढ़ाई के बारे में चर्चा करनी है। अब तीनों के अंतर्गत कौन-कौन सी कढ़ाई आती है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले चर्चा जो होगी वो होगी आपकी फ़ोक कढ़ाई पर। फ़ोक कढ़ाई में आपका क्या होता है? तो जो आपकी फ़ोक कढ़ाई है, फ़ोक कढ़ाई में भरत काम किया जाता है। अब ये भरत का क्या अर्थ होता है? क्या वो जो रामायण के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे वो हैं? तो नहीं। यहाँ पर आप भरत का मतलब होता है भराई का काम। मतलब आप क्या करते हैं? आप भराई का काम करते हैं। तो जो आपका राजस्थान है, ये जो भरत काम किया जा रहा है, राजस्थान के जाट जाति की जो स्त्रियाँ हैं, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। कौन-सा? जो आपके भराई का काम किया जा रहा है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो जो आपके राजस्थान के जाट जाति की स्त्रियाँ हैं, उनके द्वारा किया जाता है, ठीक? आपके जो फ़ोक कढ़ाई में नमूने बनाए जाते हैं वो कौन-कौन से थे कौन-कौन से होते हैं? तो आपके लिए यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट यही नमूने हो जाते हैं, ठीक? तो इन नमूनों को ध्यान से देखिएगा और जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं आपको वो नोट डाउन करने हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपका सबसे पहला फ़ोक काम है, जो मतलब सबसे पहला नमूना बनाया जाता है पहले का मतलब यहाँ पहला दूसरा नहीं होता है, जो नमूने बनाए जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है मोची भारत। मोची भारत क्या होता है? तो जो आपका मोची भारत, भारत मतलब यहाँ पर भराई का काम हो रहा है, ठीक? ये तो हमें पता ही है। तो जो आपका मोची भारत है, इसमें आप किस टाँके का प्रयोग करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा मोची भारत है, मोची भारत में हम चैन टाँके का उपयोग करते हैं या हम इसे चैन टाँका भी बोलते हैं, ठीक? इसके लिए एक विशेष प्रकार की सुई का उपयोग किया जाता है या ऐसे कहें एक हुकदार सुई होती है जिसका उपयोग हम इसमें करते हैं और जो ये सुई होती है ध्यान रखिएगा इसे हम क्या कहते हैं इसे हम अरी या फिर कैथरनी के नाम से जानते हैं ठीक तो जो आपके मोची भारत में चैन टाँके के लिए जो सुई का उपयोग किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम अरी या फिर कैथरनी के नाम से जानते हैं। जो हमारा दूसरा नमूना बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपका हीर भारत। अब ये हीर भारत क्या है? तो ये नमूनों को धागों से भरना, जो आपके नमूने होते हैं उनको किससे भरना? तो उनको धागों से भरना ही क्या कहलाता है आपका? हीर भारत कहलाता है। तो 2 नमूनों की चर्चा हमने यहाँ पर कर ली। अगला है आपका एप्लिक वर्क। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो एप्लिक वर्क है, ये आपका मारवाड़ी स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला वर्क होता है। जो ये आपका एप्लिक वर्क किया जाता है, ये जो ये जो आपके राजस्थान की मारवाड़ी स्त्रियाँ हैं, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। वे एप्लिक वर्क के द्वारा वस्त्र को इतनी अच्छी तरह से, इतनी निपुणता, इतनी कुशलता के साथ में सजाती हैं, मतलब बहुत ही सफाई से वे अपने काम को करती हैं। राजस्थान का जो एप्लिक वर्क है, वो काठियावाड़ का जो कटाव है, उससे मिलता-जुलता है आपका, ठीक? तो एक नाम और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा क्या कि जो आपका कटाव है वो कहाँ का है तो वो आपका काठियावाड़ का है। इसमें
इसमें करते क्या है, तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर रंगीन वस्तुओं के नमूने के अनुसार पेबंद लगाते हैं। रंगीन ये यहाँ पर वस्त्र होगा, ठीक। तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर रंगीन वस्त्रों के नमूने के अनुसार आप इसे पेबंद लगाते हैं। आप जो एप्लिक वर्क होता है, एप्लिक वर्क में करते क्या हैं? तो पशु-पक्षी हो गए, मानव आकृतियाँ हो गई, इनके नमूने काट कर इनको विभिन्न टाँकों से आप इनकी वस्त्रों पर इनको लगाते हैं। इसमें काज, इसमें टाँके, तुरपाई टाँके, कच्चे साधारण कच्चे टाँके, इन सभी से आप पैच वस्त्र बनाते हैं, ठीक? और जो आपका एप्लिक वर्क है, जैसलमेर क्षेत्र का जो एप्लिक वर्क है, मारवाड़ के एप्लिक वर्क के थोड़ा मतलब जो जैसलमेर का एप्लिक वर्क है और जो मारवाड़ का एप्लिक वर्क है, इन दोनों में थोड़ी-सी भिन्नता पाई जाती है। क्योंकि इसमें जो पैच लगाने के बाद क्विल्टिंग की जाती है, जो आपका ये होता है, इसमें आप पैच लगाने के बाद क्विल्टिंग करते हैं। तो ये आपका, और क्विल्टिंग आपने कहाँ पर पढ़ा था? तो बंगाल की काँथा के बारे में जब आपने पढ़ा था, तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था? क्विल्टिंग का कार्य वहाँ भी किया जा रहा था। ध्यान रखिएगा, आपने ये क्विल्टिंग शब्द और कहाँ सुना है? तो वो सुना है आपने बंगाल के कांथा में, ठीक? तो ये रही हमारी बात किसकी? एप्लिक वर्क की। अब जो आपकी अगली कढ़ाई है, वो आ जाती है बीड़ कढ़ाई। बीड़ कढ़ाई क्या है? तो इसे हम मोती भारत के नाम से जानते हैं। यही यही जो पॉइंट है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आपका बीड़ कढ़ाई है, बीड़ कढ़ाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम मोती भारत के नाम से जानते हैं। आपने हीर भारत सुना, आपने मोती भारत सुना, ठीक? ये कहाँ होता है? तो राजस्थान के जालौर ज़िले में ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक? अगला है आपका मेयो कढ़ाई। अब ये मेयो कढ़ाई क्या है? तो नृत्य करती हुई गुड़िया, मानव आकृतियाँ, इन तरह के नमूने इस पर बनाए जाते हैं। और जो ये काम होता है, मेयो कढ़ाई का काम होता है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो अलवर और भरतपुर के ज़िले में इसका काम प्रसिद्ध है। आपने देखा कि जो आप कढ़ाई पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कौन-सी फ़ोक कढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो फ़ोक कढ़ाई में जो आप अलग-अलग कढ़ाई पढ़ रहे हैं, जैसे हीर भारत, मोची भारत, बीड़ कढ़ाई, मेयो कढ़ाई और आपने जो कढ़ाई पढ़ा है, तो ये आपके एक पर्टिकुलर एक स्थान के फ़ेमस हैं, जैसे पूरे राजस्थान का नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि मेयो कढ़ाई कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपके दिमाग में नाम तुरंत आना चाहिए अलवर व भरतपुर, ठीक? अगर पूछा जाए बीड़ कढ़ाई या फिर मोती कढ़ाई कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जालौर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ठीक? इसी तरह से ये अपने एक पर्टिकुलर एक स्थान पर किए जाने वाले वर्क हैं, जो कि वहाँ के वहीं पर प्रसिद्ध हैं आपके, ठीक? अब ये तो हमने बात की फ़ोक कढ़ाई की। अब जो हमारी दूसरी कढ़ाई आएगी, वो आएगी वो आएगी आपकी धार्मिक कढ़ाई। धार्मिक कढ़ाई में आपके 2 प्रकार की कढ़ाई होती है। एक आपकी होती है पिछवी कढ़ाई और दूसरी आपकी होती है जैन कढ़ाई, ठीक? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिछवी कढ़ाई की। अब ये पिछवी कढ़ाई क्या है? तो ये उदयपुर के नाथ द्वार में की जाती है। नाम ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि जो आपकी एक-एक कढ़ाई है, ये अपने एक पर्टिकुलर एक स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपकी पिछवी कढ़ाई है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर के नाथ द्वार की, ठीक? ये देवी-देवताओं के नमूने इस पर बनाए जाते हैं और काले रंग के वस्त्र पर कृष्ण जीवन को का चित्रण प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि एक प्रकार से ये कहें कि जो कृष्ण जी का पूरा जीवन है, वो उस पर चित्रित किया जाता है। किसमें? तो पिछवी कढ़ाई में। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर के नाथ द्वार का, ठीक? जो हमारी अगली कढ़ाई है धार्मिक, वो है जैन कढ़ाई। अब ये जैन कढ़ाई क्या है? तो दिलवाड़ा और रणकपुर के जैन मंदिरों का इसमें चित्रण
किया जाता है। किसमें? जैन कढ़ाई में। और ये राजस्थान की कैसी कढ़ाई है? क्या ये फ़ोक कढ़ाई है? क्या ये धार्मिक कढ़ाई है? या फिर ये कोट कढ़ाई है? तो आप बताएँगे क्या है ये? ये धार्मिक कढ़ाई है, ठीक? जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये फ़ोक कढ़ाई की बात की जा रही है या फिर ये धार्मिक कढ़ाई की बात की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए कोट कढ़ाई की, तो ये क्या होती है? ये भी आपके 2 तरह से की जाती है। कैसी होती है? तो एक आपकी होती है गोटा वर्क। गोटा वर्क का मतलब कि गोटे का मतलब आप समझ रहे होंगे कि गोटों से इस पर क्या की जाती है? इन वस्त्रों को सुसज्जित किया जाता है, सजाया जाता है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए सलमा की, सलमा जो वर्क है ये आपका 2 तरह का होता है। एक होता है आपका ज़ारदोजी और दूसरा आपका होता है कामदानी। ज़ारदोजी का मतलब जिसमें आपको जड़ाई का वर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा और कढ़ाई का वर्क आपको कम देखने को मिलेगा। अगर वहीं बात की जाए कामदानी की, तो इसमें आपको कढ़ाई का काम ज़्यादा मिलेगा और जड़ाई का काम कम मिलेगा, ठीक? तो ज़ारदोजी मतलब जड़ाई का काम, कामदानी मतलब कढ़ाई का काम। तो दोनों में डिफ़रेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ये ज़ारदोजी क्या है और कामदानी क्या है, ठीक? तो ये हमने 3 तरह की राजस्थान की कढ़ाई के बारे में चर्चा की। किसकी-किसकी? फ़ोक कढ़ाई देखा हमने, हमने धार्मिक कढ़ाई देखा, साथ ही साथ हमने कोट कढ़ाई की बात की। उम्मीद है कि आपको ये राजस्थान की कढ़ाई समझ में आई होगी। अब आज की हम अपने कढ़ाई की जो लास्ट कढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो हमारे परंपरागत कढ़ाई है उसमें हमारी आज की जो लास्ट कढ़ाई है, वो है गुजरात की कढ़ाई। अब अगर मैंने गुजरात की कढ़ाई की बात की है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको बताना क्या है। क्या बताना है? आप बताएँगे गुजरात की परंपरागत वस्त्र कौन है, ठीक? चलिए तो हम थोड़ा-सा बात करेंगे किसके बारे में? गुजरात की कढ़ाई के बारे में, ठीक? गुजरात की कढ़ाई क्या है? आइए उसको भी थोड़ा-सा देखते हैं। गुजरात में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध की कढ़ाई के बारे में। सिंध, कच्छ, सौराष्ट्र ये सब कहाँ हैं? तो ये सारे तो आपके गुजरात में ही आते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे आपके सिंध की कढ़ाई के बारे में। जो जो आपकी सिंध की कढ़ाई है, सिंध की कढ़ाई पर पंजाब और बलूचिस्तान की कढ़ाई का प्रभाव देखने को मिलता है। जो आपकी सिंध की कढ़ाई है, सिंध की कढ़ाई पर आपको पंजाब और बलूचिस्तान की कढ़ाई का प्रभाव देखने को मिलता है। जो पंजाब की फुलकारी के टाँके हैं और जो सिंध के फुलकारी के चेन टाँकों का जो मिश्रण होता है, उन्हीं से आपके इस सिंध की कढ़ाई का निर्माण किया जाता है या फिर सिंध की कढ़ाई अपने आप में इसीलिए विशिष्ट हो जाती है क्योंकि आप इसमें 2 टाँकों का प्रयोग करते हैं जो आप पंजाब की फुलकारी में प्रयोग करते हैं और जो आप किसमें प्रयोग करते हैं जो आप एक पंजाब की फुलकारी में और जो बलूचिस्तान की जो आपके सिंध की जो फुलकारी है उसके जो चेन टाँके हैं इन दोनों के ही मिश्रण से आप सिंध कढ़ाई का उपयोग करते हैं या सिंध कढ़ाई को आप करते हैं। इसमें टाँके तो आपके सादे ही होते हैं लेकिन इसमें शीशे के नन्हे टुकड़ों का भी आप प्रयोग करते हैं और अधिक मात्रा में करते हैं। जो सिंध में शीशे के टुकड़ों को आप बटन होल टाँके से इनको लगाया जाता है लेकिन जो आपके कच्छ और काठियावाड़ के हैं, कच्छ और काठियावाड़ में चेन टाँके लगाए जाते हैं उसी की तरह होते हैं, ठीक? अब जो दूसरी है आपकी वो है कच्छ की कढ़ाई। अब ये कच्छ की कढ़ाई क्या है? तो जो कच्छ की कढ़ाई है ये आपके सिंध के एक मुस्लिम फ़कीर ने वहाँ के जो निवासी थे उनको सिखाया था। और काठियावाड़ की कढ़ाई में जो कच्छ और सिंध की कढ़ाई है, इनका जो मिश्रण होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें भी आप नन्हे-नन्हे शीशों का उपयोग करते हैं। चेन और सैटिन टाँके अधिक यहाँ के लोकप्रिय होते हैं, ठीक? तो ये हमने थोड़ी-थोड़ी समझी सिंध की कढ़ाई और हमने थोड़ी-सी बात की कच्छ की कढ़ाई की। अब वहीं हम बात करेंगे सौराष्ट्र की कढ़ाई की।
अब ये सौराष्ट्र की कढ़ाई कौन सी है? तो सौराष्ट्र की कढ़ाई में आपकी कान्हवी कढ़ाई आती है। कान्हवी कढ़ाई क्या है? तो ये जो कान्हवी जात के लोग होते हैं, उनके द्वारा जो कढ़ाई की जाती है, वो आपकी कान्हवी कढ़ाई के अंतर्गत आता है। जो सौराष्ट्र की हमारी अगली कढ़ाई होती है, वो होती है हमारी कथीपा। अब ये कथीपा क्या है? तो कथीपा आपका चौकोर रुमाल या फिर तोरण पर रेशमी धागे से तुरपाई की जाती है। कथीपा का अर्थ क्या होता है? तो जो आपके चौकोर रुमाल हैं या फिर जो आपका तोरण है, उन पर रेशमी धागों से तुरपाई की जाती है। यही आपका होता है कथीपा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा काठियावाड़ की कढ़ाई के बारे में और यही हमारी लास्ट कढ़ाई है। तो जो आपकी काठियावाड़ की कढ़ाई है, सबसे पहला पॉइंट आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ये कढ़ाई भी आपकी काठियावाड़ की कढ़ाई पंजाब की फुलकारी और सिंध की कढ़ाई से मिलती-जुलती है। यहाँ पर काँच का वर्क किया जाता है जिसे आप अबला भारत कहते हैं, ठीक? तो काँच का वर्क कहाँ किया जाता है? यहाँ पर किया जाता है काठियावाड़ में। इसमें आप छोटे-छोटे टुकड़ों को लगाते हैं और अधिक मात्रा में लगाते हैं। ठीक? क्या ध्यान रखेंगे? आप इसमें काँच के टुकड़ों का छोटे-छोटे टुकड़ों का उपयोग करते हैं। काँच के टुकड़ों को काँच टाके से लगाते हैं। और जो आपके ये अबला भारत है, अबला भारत एक प्रकार का मिरर वर्क है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। मिरर वर्क यानी कि काँच वर्क यही आपका होता ही है। तो अगर मिरर वर्क आए या फिर काँच वर्क आए तो बात एक ही है आपका। इसमें जो काँच के टुकड़े होते हैं, काँच के टुकड़ों के द्वारा आप वस्त्र को बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। ये काठियावाड़ का जो परंपरागत कढ़ाई कला है, उसका एक अभिन्न अंग है ये। अभिन्न का मतलब समझ रहे हैं ना? तो ये आपका एक अभिन्न अंग है। लेकिन आजकल इसका प्रचार-प्रसार बहुत ही व्यापक हो गया है, ठीक? राजस्थानी कढ़ाई में भी आप अबला भारत का प्रयोग अधिक करते हैं। आजकल देश के जो अनेक भाग हैं, अनेक भागों में भी ये जो शीशे का काम है वो आपने देखा होगा कि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे वस्त्र आते हैं जिसमें छोटे-छोटे मिरर लगे होते हैं। छोटे मिरर गोल, चौकोर, तिकोने तमाम प्रकार के जो मिरर होते हैं आजकल अनेक भागों मतलब देश के अनेक भागों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक? चटकीले रंग के जो रेशमी धागे होते हैं, अबला भारत का काम उन पर किया जाता है। और जो आपकी गुजरात की बीड़ वर्क है, उसके बारे में भी तो आपने पढ़ा है। अभी-अभी आपने बीड़ वर्क के बारे में पढ़ा है, ठीक? जो आपने बीड़ वर्क के बारे में पढ़ा वो कहाँ का था? तो वो आपका ये जो गुजरात का बीड़ वर्क है ये भी आपका काफ़ी प्रसिद्ध है। मतलब हम यहाँ बात किनकी किए हैं? हम यहाँ पे बात किए हैं कान्हवी कढ़ाई की, कथीपा कढ़ाई की, काठियावाड़ की कढ़ाई की। बाकी ये मिलती-जुलती हैं किससे? तो ये आपकी मिलती-जुलती हैं पंजाब की फुलकारी से भी मिलती हैं, सिंध की कढ़ाई से भी मिलती-जुलती हैं। वहीं थोड़ी बहुत आपके जो राजस्थान के वर्क हैं उनसे भी इनकी कढ़ाई मिलती-जुलती है, ठीक? तो आप चीज़ों को अलग करके इनको आप पढ़ेंगे, एक में ही सारे को नहीं पढ़ डालेंगे। थोड़ी-थोड़ी डिफ़रेंस हर में है, लेकिन जो आपके राजस्थान है और जो आपके गुजरात की कढ़ाई है, इसमें काफ़ी समानता आपको देखने को मिलता है, ठीक? क्योंकि कुछ वर्क आपके जैसे राजस्थान में किए जाते हैं, कुछ वर्क आपके जो है गुजरात में भी किए जाते हैं, तो जो दोनों जगह पे वर्क हो रहे हैं, वो एक-दूसरे से काफ़ी मिलते-जुलते हैं, ठीक? जैसे आपका राजस्थान में एप्लिक वर्क होता है, काठियावाड़ में भी एप्लिक वर्क होता है, लेकिन दोनों के नाम में थोड़ा-सा डिफ़रेंस मिल जाता है। तो बस यही आपके थे पूरी कढ़ाई की क्लास। हमने 3 क्लास में इसको कंप्लीट किया है और हमने शायद से 3, 3 से 1 9, 9 से 10 कढ़ाई के बारे में हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको ये कढ़ाई का चैप्टर समझ में आया होगा और आप इसे नोट डाउन भी कर रहे होंगे, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
आप में से जिसने भी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। वहाँ आपको रात 9 बजे क्विज़ मिलती है, तो आप जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, तो आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं डेली 10 क्वेश्चन के साथ। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी तक क्विज़ नहीं कर पा रहे थे, शायद वो क्विज़ कर पा रहे होंगे। मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ कि उसमें करना क्या है। यहाँ से थोड़ा-सा स्पेस लेंगे, तो जो आपके वहाँ पर क्विज़ करना है, तो सबसे पहले जब आपको क्विज़ मिलती है, तो वहाँ पर आपको एक स्टार्ट क्विज़ का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, आप पहुँच जाएँगे क्विज़ बोट में। जब आप क्विज़ बोट में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर नीचे आपको मिलेगा एक ऑप्शन आई एम रेडी का। जब आप आई एम रेडी पर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर शायद से आपको 5 सेकंड या 6 सेकंड का टाइम लगेगा और आपकी क्विज़ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक? तो इस तरह से आप क्विज़ को आसानी से कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।